अपने आलीशान बंगले में ऊपर की मंजिल की खिड़की के पास खड़ी पुष्पा देवी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वे अपने आंसू भरी नजरों से बार बार बंगले के गेट को निहार रही थी, जहां से उनका पोता मयंक रोता बिलखता हॉस्टल भेजा गया था। अपने दुलारे पोते की रोने और चीखने की आवाज अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी। मम्मी की रोबीली फटकार तथा पापा का निर्विकार चेहरा देख वह चीख कर बोला था, अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा, बस हॉस्टल ही मेरा घर होगा। फिर दादी माँ का आंचल पकड़कर उनसे लिपट कर बोला, दादी माँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप ज़रूर मेरे पास आओगी। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इस घर में एक आप ही तो हो जो मुझे प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी भी इस घर में कोई सुनता नहीं है। आपको भी किसी दिन ये लोग घर से निकाल देंगे। 7 साल के पोते की बातें उनके अंतर्मन को अशांत कर रही थी। पुष्पा देवी के पति महेंद्र सिंह जी सफल शहर के और नामी बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी मेहनत तथा लगन से बहुत धन और संपत्ति उपार्जित की थी। उनका केवल एक बेटा था, जितेश, जिसके लालन पालन में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। माँ की ममता तथा पिता के प्यार भरे संरक्षण ने जितेश को भी एक सफल बिजनेसमैन बना दिया था। उसकी पत्नी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, जिसकी रग रग में पापा का दबंग स्वभाव था। अनुशासन समाया हुआ था। अनुशासन ने उसके ममता को भी धराशायी कर दिया था। पति महेंद्र सिंह के न रहने पर पुष्पा देवी ने अपने पोते मयंक पर अपना समस्त प्यार उड़ेल दिया था। अब उसी को अपने से अलग करवाते देख उनका मन चित्कार कर उठा था। स्वाति बहू के वे शब्द जो उसने बेटे जितेश तथा नौकरों के सामने कहे थे, कांटे के समान उन्हें चुभ रहे थे। जिस पोते के प्यार में डूबकर वे पति का दुख भी भूल गई थी, उसी के प्रति ये शब्द सुनने पड़े। यहाँ आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। इसके चरित्र निर्माण के लिए इसे हॉस्टल ही सही जगह है। यहाँ रहकर ये कुछ नहीं बन पाएगा। उनका मन तो हुआ कि कह दे, इतना बड़ा बिजनेस मेरे बेटे ने संभाला हुआ है। वह सब कुछ इसी घर की चार दीवारी में रहकर ही सीखा है। पर वे जानती थी कि तब स्वाति नौकरों के सामने उन्हें जलील करने में देर नहीं करेगी और उनका बेटा जितेश मूक दर्शक ही बना रहेगा। मयंक के कुछ खिलौने तथा कपड़े छूट गए थे। उनको उन्होंने रोते हुए अपने कीमती चीज़ों के संग रख दिया। सोचा, अब तो मयंक की इन्हीं चीज़ों को देख देख कर वे अतीत के उन आनंददायक क्षणों में पहुंच जाएंगी, जब मयंक उनसे लिपटकर अपनी नन्ही बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादी, परी वाली कहानी सुनाओ ना। मयंक को गए 3 दिन बीत गए थे। उन्होंने खाने के कमरे में पैर नहीं रखा था। वहां पहुंचकर मयंक की खाली कुर्सी देख क्या वे अपनी रुलाई पर काबू पा सकेंगी। दोनों समय खाना कमरे में ही मंगवा लेती थी। एक प्रकार से उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। जिस घर में मयंक की खिलखिलाहट सुनाई पड़ती थी, वहां अब वीरानी सी फैली थी। स्वाति और जितेश दोनों ही दफ्तर चले जाते थे। अब तो घर की दीवारें ही उनकी सगी साथी रह गए थे। इधर मयंक के जाने के बाद से घर में चुप्पी छाई थी। ऐसा लगता था इस शांति के बाद कुछ अनहोनी होने वाली है। एक दिन वे बाहर निकली, उनकी आंखें फाटक पर अटक गई। अभी वे अपने को संतुलित करने की कोशिश कर ही रही थी कि बहू स्वाति की आवाज़ सुनाई पड़ी, न भाई, मैं उनसे ये कहने नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरी कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। तुम ही चाहते हो, हमने जो तय किया है कह दो। मैं तो उनकी नज़रों में जहर की डली हूँ। वे समझ न सकी कि बेटा बहू किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, पर सोचा 1-2 दिन में तो पता चल ही जाएगा। दूसरे दिन जितेश उनके कमरे में आया। उन्हें लगा कि उन्हें दुखी देख शायद वह मयंक को लेने जा रहा है और यही खुशखबरी सुनाने आया है। जितेश ने उनसे आंखें चुराते हुए कहा, माँ, मैं देख रहा हूँ कि मयंक के जाने के बाद से तुम बहुत अकेलापन
महसूस कर रही हो। तुम्हारी बहू और मैं ऑफिस चले जाते हैं। इधर मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बहुत बढ़ गया है और स्वाति भी बिजनेस में मेरी बहुत सहायता करती है। कभी कभी तो हम दोनों को ही बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। हम दोनों ने सोचा है कि तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज दें। वहाँ तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी और मन भी लग जाएगा। तुम्हारी सुख सुविधा का सभी इंतजाम हम कर देंगे। पैसों की कोई चिंता नहीं है। वैसे तो सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हम दोनों तो देख रेख के लिए तुम्हारे मैनेजर हैं। वे अवाक पागलों के समान बेटे जितेश का मुंह ताकती रह गई। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा कि उनके शरीर का खून किसी ने खींच लिया है, पर जल्दी ही उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने गर्दन उठाकर कहा, ठीक है जितेश बेटा, तुम दोनों ने ठीक ही सोचा होगा। वैसे भी इस घर को मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। अपमान से दुखी पलकों के ऊपर मजबूरी के जल की बूंदें टपक पड़ी। थोड़ी देर बाद जितेश बोला, इसी शहर में यह आश्रम खुला है। यहाँ सुख सुविधा का सब इंतज़ाम है। बड़े बड़े लोग इसे मन लगाने का स्थान समझकर रह रहे हैं। वैसे भी जब तुम्हारा मन ना लगे तो घर तो है ही, वापस चली आना। पोते मयंक के जाते समय के शब्द उन्हें याद आने लगे। उसने कैसे विश्वास से कहा था, दादी माँ, आज मम्मी पापा मुझे घर से निकाल कर हॉस्टल भेज रहे हैं। किसी दिन ये आपको भी घर से निकाल देंगी। मयंक की भविष्यवाणी सचमुच सच साबित हो गई थी। उन्होंने अभिमान से गर्दन उठाकर कहा, मैं तैयार हूँ। तुमने सभी इंतजाम पहले से कर लिया होगा। वैसे भी यहाँ रुकने की तुक नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से तुम दोनों को आज़ाद कर दूँ। जितेश अपनी माँ से आंखें ना मिला सका। चलते चलते बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, 4 दिनों बाद चली जाना। पुष्पा देवी ने कहा, मैं 3 घंटे बाद चली जाऊंगी। ड्राइवर को जगह बता देना। लगभग 55 सालों तक सुख की सैया पर सोई उनके शरीर ने कांटों की चुभन का अनुभव नहीं किया था। जीवन के दो पहलू भी होते हैं, यह अब उन्होंने जाना। अपने खून से सींची औलाद भी पराई हो सकती है, यह भी आज ही उन्हें पता चला। उनके अंतर्मन से आवाज आई, मैं तो तन से स्वस्थ तथा धन से परिपूर्ण होते हुए भी इतनी सी चोट से घबरा उठी हूँ। पर उन बुजुर्गों की मनोस्थिति क्या होती होगी जो तन मन तथा धन तीनों से वंचित हैं। अब उन्हें अपना दुख न के बराबर लगा। एक अद्भुत उत्साह तथा विश्वास से उन्होंने अपने राह चुन लिया था। चेकबुक और अपना जरूरी सामान उन्होंने सूटकेस में रख लिया और बेटा जितेश और बहू स्वाति की तरफ देखे बिना गाड़ी में बैठ गई। सहारा वृद्धाश्रम शहर से दूर एकांत स्थान पर था। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ भवन मन को शांति देने वाला था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान वहाँ मौजूद है। जिसने भी उसे बनवाया था बहुत सोच समझ विचार कर ही बनवाया था। चूंकि अभी वह नया ही बना है, इसी कारण 10-15 ही वृद्ध स्त्री पुरुष वहाँ थे। सभी बुजुर्गों के चेहरों पर अपने अतीत की छाया मंडरा रही थी। पुष्पा देवी ने मुस्कुराते हुए सबसे अभिवादन किया। उन्हें प्रफुल्लित तथा मुस्कुराते देख सभी चकित रह गए। सभी वृद्ध समृद्ध परिवारों के सदस्य थे। पैसे की उनके पास कमी न थी, पर अपमान की वेदना सहते सहते वे टूट चुके थे। पुष्पा देवी उनके पास बैठकर बोली, देखिए, अगर मैं कुछ कहूँ और उससे आपको तकलीफ पहुँचे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं इसी शहर के सफल बिजनेसमैन महेंद्र सिंह की पत्नी पुष्पा देवी हूँ। 7 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने बेटे जितेश के साथ रहती हूँ। आप सबके समान मुझे भी घर का फालतू प्राणी समझकर यहाँ भेज दिया गया है। थोड़ी देर के लिए मैं भी बहुत मायूस हो गई थी, पर जब मैंने सोचा कि मेरे पास तो धन और स्वास्थ्य दोनों ही है, पर उन बुजुर्गों की मनोस्थिति क्या होती होगी जो तन मन तथा धन तीनों से वंचित होंगे, तो यह महसूस करते ही मुझ में एक अदम्य उत्साह जागृत हो गया।
फिर मुझे यह अपमान अपमान न लगकर वरदान लगा। हम सबको ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि कुछ तो हमारे पास है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। हमें यही नहीं दिखाना है कि हम टूट चुके हैं। जीवन में यही समय है जब हम खाली हैं और कुछ सत्कार्य करने में सक्षम हैं। आप सबके पास दौलत की कमी नहीं है। ये सभी दौलत आपने अपने पुरुषार्थ से संचित की है। इसे उपयोग में लाने का आपको पूरा अधिकार है। अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, पर किसी ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े उन बुजुर्गों के बारे में सोचा है जो तिल तिल कर मर रहे हैं? चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, इस कारण उनकी जिंदगी कुत्तों से बदतर हो गई है। अपना ही खून सफ़ेद हो गया है। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर हमने एक दुखी को अंत समय शांति तथा सुख दिया, तो इससे बड़ा नेक कार्य और क्या हो सकता है? देने से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। मैंने अपने बेटे को इस योग्य बना दिया है कि वह स्वयं कमा सकता है। मैं अपनी संपत्ति उन बुजुर्गों पर खर्च करूंगी जो इस वृद्धाश्रम में पैसे के कारण नहीं आ सकते। हम उनसे वही काम करवाएंगे जिनमें उनकी दिलचस्पी होगी, ताकि वे अपने को दूसरों पर आश्रित समझकर हीन भावना से ग्रसित ना हो पाए। हम अपने पैसे से दुत्कारे हुए बुजुर्गों को नवजीवन दे सकेंगे, तो इससे क्या सबको संतोष तथा खुशी नहीं होगी? उन बुजुर्गों के पोपले चेहरे पर संतुष्टि की एक स्मित रेखा से खिंच गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब तक खाली बैठे बैठे उनकी आंखों के आगे अतीत चलचित्र की तरह कौन जाता था, जब उन्हें पालतू प्राणी समझकर उनकी उपेक्षा की जाती थी। पर अब उन्हें अपने अस्तित्व और वजूद की शक्ति का एहसास हुआ था। सभी बारी बारी से बोल उठे थे कि हमारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उन्हें हम बुजुर्गों का निवास स्थान बना देंगे। वहाँ ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव नहीं रहेगा। पुष्पा देवी की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा, जो हम सफ़र इतने पास आ जाते हैं, उन्हें फिर एक दूसरे को अपनी बात समझानी नहीं पड़ती। उनकी आंतरिक अनुभूतियां ही वाणी समान मुखर होती है। सभी बुजुर्गों की आंखें विजयी गर्व से चमक रही थी। दूसरे दिन पुष्पा देवी ने सभी बुजुर्गों से अपने पोते की भविष्यवाणी के बारे में बताया और ये भी कहा कि वे उसकी पसंद की चीज़ें लेकर अक्सर उससे मिलने जाया करेंगी। रविवार के दिन उन्होंने मयंक की पसंद की ढेर सारी चीज़ें खरीदी ताकि वह अपने दोस्तों को भी दे सके। हॉस्टल पहुंचते ही मयंक उनसे लिपट कर बोला, दादी माँ, मैं जानता था कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने आओगी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि यही मेरी प्यारी दादी माँ है। पुष्पा देवी ने सभी सामान बच्चों में बांटा और कई घंटे उनके साथ व्यतीत करने के बाद ये कहकर लौट पड़ी कि वे यहाँ आती रहेंगी। मयंक ने पूछा, घर पर सब ठीक है ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घर में नहीं रहती, एक वृद्धाश्रम है, वहीं पर रहती हूँ। मयंक चीख कर बोला, मैं समझ गया हूँ, उन्होंने आपको भी घर से निकाल दिया है। हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मयंक, वहाँ तेरे बिना मेरा मन भी तो नहीं लगता था, इसी कारण तेरे मम्मी पापा ने मुझे आश्रम भेज दिया। मैं सब समझता हूँ दादी माँ, वे हम दोनों को प्यार नहीं करते, इसी कारण घर से निकाल दिया है। उन्होंने प्यार से मयंक के माथे को चूमते हुए कहा, बेटे, मम्मी पापा के लिए ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वे जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही कर रहे हैं। हॉस्टल में बच्चों के साथ तुम्हारा मन लग जाएगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मयंक ने अविश्वास से दादी माँ की तरफ देखकर कहा, आप कहती तो हो, मान लेता हूँ। फिर मासूमियत से बोला, दादी माँ, अपने घर में कब ले चलोगी? पुष्पा देवी की आंखों में आंसू तैर आए, जिन्हें उन्होंने बड़े ही कौशल से पीकर कहा, बेटे, हमारे घर में सभी वृद्ध लोग हैं, वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा, हम ही तुम्हारे पास आते रहेंगे। वृद्धाश्रम लौटने पर काफ़ी देर उनका मन उदास रहा। फिर उनके अंदर से आवाज़ आई, तुझे भावुकता में बहकर अपने उद्देश्य को नहीं भूलना, तेरा लक्ष्य तेरे सामने है। इस समय 20 हाथ तेरी सहायता के लिए तैयार है। ये हाथ दिनों दिनों बढ़ते ही जाएंगे। सफलता तुझे पुकार पुकार कर कह रही है, आगे बढ़ती जा।
ये सोचते ही अदम्य उत्साह से वे उठ खड़ी हुई। दूसरे दिन पुष्पा देवी ने आश्रम के सभी बुजुर्गों से कहा, आप लोगों के पास जो भी कोठियां हैं, अगर आप खुशी खुशी उन्हें वृद्धाश्रम बनाने के लिए दे सके तो जो खर्च हम इस वृद्धाश्रम पर कर रहे हैं वही हम अपने आश्रम पर खर्च करेंगे। हम सभी मिलकर उन्हें जरूरी सामान से सुसज्जित कर कई वृद्धाश्रम बना सकते हैं। मेरे पास जितनी संपत्ति है उसमें वृद्धाश्रमों को दे रही हूँ। ये सही है कि इस उम्र में हम थक सकते हैं, पर जिस उत्साह से हम कार्य करेंगे उसे शायद किसी को भी थकावट महसूस नहीं होगी। हर वृद्ध जिसके पास पैसा था उसने कह दिया, और जिसके पास कोठी भी थी उसने सहर्ष कोठी तथा पैसा दोनों ही दिए। जब बुजुर्गों ने अपनी अपनी कोठियां खाली करवानी शुरू की तो रिश्तेदारों के होश उड़ गए। इस प्रकार कई कोठियां खाली हो गई। अब उन बुजुर्गों ने बड़े उत्साह से उनमें आवश्यक सामान तथा नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। समाचार पत्रों में इन वृद्धाश्रमों की प्रशंसा में कॉलम भर गए। मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्गों को प्राथमिकता मिली। हर वृद्धाश्रम का ट्रस्ट बना दिया गया ताकि जिन्होंने पैसा दिया है उनकी मृत्यु के बाद भी वे सुचारू रूप से चलते रहें। बुजुर्गों के निराश चेहरों पर रौनक आने लगी। समाज के जो संभ्रांत परिवार थे उनके यहाँ एक अनोखा परिवर्तन आया। परिवार की युवा पीढ़ी जहाँ सतर्क हुई, वहीं बुजुर्गों के प्रति उनके व्यवहार में भी बदलाव आया और उनकी पूरी देखभाल होने लगी। पुष्पा देवी तथा अन्य बुजुर्गों जिन्होंने इन आश्रमों को बनवाने में अपना पूरा सहयोग दिया था, उनकी देखा देखी बहुत से रईसों ने अपना पैसा तथा सहयोग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे स्वजनों के व्यवहार परिवर्तन के इस छलावे को समझ चुके थे और किसी न किसी रूप में इन वृद्धाश्रमों से संपर्क बनाने की कोशिश में लग गए थे। एक तरफ वाहवाही की चाह थी तो दूसरी ओर परोपकार की भावना जोर मार रही थी। दिल के किसी कोने में प्रतिकार भी था। पुष्पा देवी वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठी विचारों में मगन थी। उनके चेहरे पर वेदना और शांति के भाव का अनोखा मिश्रण झलक रहा था। अब उन्होंने जाना कि कांटों की सैया पर सोया प्राणी ही कुछ करने की क्षमता रखता है। जिस सत्कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था उसको प्रेरणा देने वाला उनके बेटे बहू का व्यवहार ही तो था। पुष्पा देवी ने महसूस किया कि देने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, दूसरों को सहायता तथा सुख पहुँचाकर अपने हृदय को कितनी शांति और सुकून मिलता है, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया था। ऑफिस से घर आते ही मैंने छेड़ने वाले अंदाज में रिया से कहा, हम अब 2 से 3 होने जा रहे हैं रिया। रिया तुरंत मेरे गले में बाहों का हार डालकर बोली, ओ राघव, मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार तुमने सही निर्णय कर ही लिया ना। मैं अभी सारी गर्भ निरोधक गोलियां कचरे के डिब्बे में डाल देती हूँ। इतनी जल्दी भी ना करो स्वीट हार्ट। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में जाने से रोका। हम 2 से 3 होने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी और मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। ओह नो! रिया ने जोर से अपने माथे पर हाथ दे मारा। अरे वे तुम्हारी सगी मम्मी हैं, कोई सौतेली मम्मी नहीं। उनके आने की न्यूज़ सुनकर ज़रा हंस तो दो यार। मैंने उसे छेड़ना चालू रखा। मेरी सगी मम्मी किसी सौतेली मम्मी से ज़्यादा बड़ी मुसीबत लगती है मुझे, ये तुम अच्छी तरह जानते हो ना। उनका आना टालने के लिए कोई बहाना बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। यूँ शिकायत करते हुए वो मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। अरे मैं क्यों कोई झूठा बहाना बनाता, मुझे तो उनके आने की न्यूज़ ने खुश कर दिया है यार। मुझे पता है कि जब वे मेरी खटिया खड़ी करेंगी तो तुम्हें खुशी ही होगी। मेरी तबीयत वैसे ही आजकल ठीक नहीं चल रही है और अब ऊपर से नगर निगम की चेयरमैन मेरे घर में पधार रही हैं। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अब ज़्यादा ड्रामा मत करो और 1 कप
कॉफ़ी पिला दो। मैंने हंसते हुए उसे हाथों से पकड़कर उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका और तुनक कर बोली, अब अपनी प्यारी सासू माँ के हाथ की बनी चाय ही पीना। तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। मैंने आंखें मटकाते हुए उसकी प्रशंसा की तो वो मुंह बनाती हुई किचन में मेरे लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। मेरी सासू माँ स्कूल प्रिंसिपल है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में वे हमारे पास 2 हफ्ते रहकर गई थी। अब दिवाली की छुट्टियों में उन्होंने फिर से आने का प्रोग्राम बनाया है। मेरे माँ पापा नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे उनका आना अच्छा लगता है। लेकिन रिया की हालत खराब हो रही है। मैं शादीशुदा हूँ, पराए घर आ गई हूँ, पर अभी भी मम्मी के सामने पड़ते ही मन अजीब सा डर व घबराहट का शिकार हो जाता है। कोई गलती नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी गलत काम को करने के बाद प्रिंसिपल के सामने पेशी हो रही है। मेरी इस हालत का फ़ायदा उठाकर ही वे मुझ पर हिटलरी अंदाज में हुक्म चला लेती हैं। रिया ने पिछली बार अपनी मम्मी के आने के अपने मनोभाव से मुझे परिचित कराया था। मेरी सासू माँ अनोखे व्यक्तित्व की मालकिन है। घर में अधिकतर आधुनिक कपड़े ही पहनती हैं, नियम से एरोबिक्स करने की शौकीन हैं और पार्क में कभी भी घूमने जाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। आलसी व लापरवाह लोग उन्हें दुश्मन नजर आते हैं। पिछली बार सासू माँ जब आई थी तो रिया की खूब खींच कर गई थी। रिया आराम पसंद इंसान है, पर अपनी मम्मी के सामने डटकर काम करने को बेचारी मजबूर हो गई थी। उसे मेरी सासू माँ ने रविवार और शनिवार की छुट्टियों में 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया था। वे सारे घर का काया पलट करा गई थी। पर्दे, सोफे के कवर, चादरें, पंखे, खिड़कियां, दरवाजे सबकी साफ सफाई हुई थी। घर का फर्श सारे समय जगमगाता रहता। किचन में हर चीज अपनी जगह पर मिलने लगती थी। धूल मिट्टी कूड़े करकट घर में कहीं नजर नहीं आती थी। यह तो रही घर में आए परिवर्तन की बात। इसके अलावा उन्होंने आते ही अपनी बेटी रिया को भी फिट करने की भी मुहिम छेड़ दी थी। शादी के बाद अगर तेरा वजन इसी स्पीड में बढ़ता रहा तो एकदम बेडौल हो जाएगी रिया। फिर अगर राघव ने कोई अलग गर्लफ्रेंड बना ली तो क्या करेगी? नो नो नो, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आज से ही अपनी फिटनेस ठीक करने को कमर कस ले। मम्मी जी की आंखों में सख्ती के ऐसे भाव मौजूद थे कि रिया चू भी नहीं कर पाई थी। घर की सफाई अभियान के साथ साथ रिया की सेहत सुधारने का बीड़ा भी सासू माँ ने उठा लिया था। रात दिन बेचारी का पसीना बहता रहता था। ऊपर से खाने में सारी तली भुनी चीज़ें भी गायब हो गई थी। सासू माँ खड़ी होकर अपनी बेटी से सिंपल व पौष्टिक खाना बनवाती थी। मैं बहुत खुश था अपने घर व रिया में आए बदलाव को देखकर। मम्मी जी की प्रशंसा करते हुए मेरी जबान नहीं थकती थी। ऐसे मौक़ों पर अपनी मम्मी की नज़रें बचाकर रिया मुझे यूं घूरती थी मानो कच्चा चबा जाएगी। पर अपनी मम्मी के सामने उस बेचारी की मुझसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगले दिन संडे की सुबह सासू माँ 8 बजे के करीब हमारे घर आ पहुंची। मैं खुश था, लेकिन रिया कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। तेरी सूरत पर क्यों 12 बज रहे हैं बेटा? मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पहले अपनी बेटी का ऊपर से नीचे तक मुआवना किया और फिर माथे पर बल डालकर यह प्रश्न पूछा, आपके सुपरविजन में अब इसे जो ढेर सारे घर के काम करने पड़ेंगे उसके बारे में सोच सोच कर ही इस बेचारी की जान निकल रही है मम्मी। मैंने मज़ा लेते हुए कहा। नहीं दामाद जी, इस बार तो यह मुझे बहुत ही कमज़ोर और उदास लग रही है। क्या तुम मेरी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो? वे अचानक मुझसे नाखुश नजर आने लगी तो मैं हड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, इसको तला भुना खाने की आदत है, इसे स्वस्थ नहीं रहना है। मुझे आधी बात बोलकर चुप होना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझ पर से ध्यान हटा लिया था। मम्मी जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फिर मधुर स्वर में बोली, अपने मन की हर टेंशन को तुम मुझे खुलकर बताना बेटा। इन 10 दिनों में मैं तेरे चेहरे पर भरपूर रौनक देखना चाहती हूँ। जब ये कर्टन, सोफे के कवर वगैरह धुल जाएंगे
और लगता है कि इस बार मुझे घर के बजाय तेरे व्यक्तित्व को निखारने पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और व्यक्तित्व निखारने के लिए सुबह शाम घूमने जाने से बढ़िया रास्ता और क्या हो सकता है मम्मी? तू थकी थकी सी लग रही है बेटी। मैं जब तक यहाँ हूँ तू खूब रेस्ट कर। कुछ दिनों की छुट्टी ज़रूर ले लेना। हमें अपने मनोरंजन के पक्ष को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेगा उतना ज़्यादा स्वस्थ। जब 2-4 पिक्चरें देखेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, कुछ मनपसंद शॉपिंग करेंगे तो देखना तेरे मन की सारी उदासी दूर हो जाएगी मेरी बेटी। मेरे जोश के गुब्बारे की हवा सासू माँ की बातें सुनकर निकलती चली गई तो मैंने अपना राग अलापना बंद कर दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वे इस बार ऐसी अजीबो-गरीबी बातें रिया से क्यों कर रही हैं। ओह मम्मी, यू आर द ग्रेट। रिया उछलकर अपनी मम्मी के गले लग गई और साथ ही मुझे जीभ चिढ़ाना भी नहीं भूली। मैं कुछ नाराज सा हो गया था तो सासू माँ ने हंसकर कहा, दामाद जी टेंशन मत लो, हमारे साथ मौज मस्ती करने तुम भी साथ चलोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ, कम नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बार तुम्हारे घर में मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी आप? मैंने औपचारिकतावश पूछा। अब बिना नाती या नातिन के घर सुना सुना सा लगता है। मम्मी अभी तो हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है। जब 3-4 साल बीत जाएंगे तब आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ मुझे पता है कि आजकल की पीढ़ी पहले खूब पैसा जोड़ना चाहती है, जी भर के मौज मस्ती करना चाहती है। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे पहले बड़ा घर, महंगी कार और तगड़े बैंक बैलेंस के बाद बच्चा पैदा करने का नंबर आता है। यू आर राइट मम्मी। जिस बात को आप इतनी आसानी से समझ गई उसे मैं रिया को आज तक नहीं समझा पाया हूँ। मम्मी मैंने 29 साल की उम्र में शादी की है, 22-23 की उम्र में नहीं। मेरा कहना है कि अगर मैं जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र में माँ बनूंगी, बच्चा स्वस्थ ना पैदा होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी के 3-4 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा कोई नियम थोड़ी ही है। इंसान के अंदर समझदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मौका मिलते ही रिया भड़की और मेरे साथ बहस शुरू करने के मूड में आ गई। मम्मी जी इस मामले में आप इसकी तरफदारी मत करना प्लीज़। मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में एक बार रिया को घूरा और फिर हॉल रूम से उठकर अपने कमरे में चला आया। मैं घर में मुंह फुलाकर घूम रहा था। इस बात की माँ बेटी को कोई परवाह ही नहीं थी। दोनों नाश्ता करने के बाद तैयार हुई और घूमने निकल गई। मुझसे 1-2 बार साथ चलने को कहा मगर मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में मना कर दिया तो दोनों ने खास तवज्जो नहीं दिया था। लंच के नाम पर मेरे लिए सिर्फ पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाकर रखे गए थे। वे दोनों 11 बजे के करीब घूमने निकली और रात को 8 बजे लौटी थी। इन 9-10 घंटे में मेरा कितना खून फूका होगा इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। उनके घर में घुसते ही मैंने 2 बातें नोट की थी। पहली तो यह कि वे दोनों 8-9 लिफाफे पकड़े घर लौटी थी और दूसरी यह कि दोनों के चेहरे ज़रूरत से ज़्यादा चमक रहे थे। कुछ ही देर में मुझे पता चल गया कि उन दोनों ने 8-10 हज़ार की शॉपिंग एक ही दिन में कर डाली है। रही बात चेहरों पर नज़र आते नूर की तो खरीदारी से पहले दोनों ने ब्यूटी पार्लर गई थी। कुल मिलाकर 10,000 का खर्चा माँ बेटी ने एक ही दिन में कर डाला था। देखा दामाद जी इस समय रिया कितनी खुश और स्वस्थ दिख रही है। 10 दिन में देखना कि यह पिक्चर की हीरोइनों को भी फेल कर देगी। सासू माँ अपनी बेटी को प्रशंसा भरी नज़रों से निहार रही थी। मम्मी जी 10 दिन में 10-12 हज़ार रोज के हिसाब से 1 से 1.5 लाख खर्च करके अगर इसने किसी पिक्चर हीरोइन को मात कर भी दिया तो मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए जिंदा कहाँ रहूँगा। सदमे से मेरी जीवन लीला वैसे ही समाप्त हो चुकी होगी ना। मैंने दुखी अंदाज में मुस्कुराया तो सासू माँ ठहाका मारकर हंस पड़ी।
कभी कभी बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो दामाद जी। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं बढ़िया सा खाना बनाने रसोई में जाती हूँ। सासू माँ किचन में चली गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही रिया ने तीखे स्वर में सफाई देनी शुरू कर दी। मैंने तो मम्मी को बहुत मना किया, पर वे तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि शॉपिंग करने के कारण वे आपको नाराज नहीं होने देंगी। अब आपको जो भी कहना हो उन्हीं से कहना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इनके यहाँ आने के प्रोग्राम को कोई बहाना बनाकर टाल दो। आप पर ही अपनी प्यारी सासू माँ को बुलाने का भूत सवार था। अब भुगतो। आगे की बहस से बचने के लिए वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। मैंने नाराज स्वर में उसे हिदायत दी, अब आगे से एक पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी तो कह रही है कि मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए अपने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले लूं। अब इस बाबत जो कहना हो आप उनसे कहो। आपको पता तो है कि उनके सामने मुंह खोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। अपने आप को साफ बचाती हुई रिया मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं रिया को ऑफिस से छुट्टियां लेने से नहीं रोक सका। वे दोनों अगले दिन भी शॉपिंग करने गई और इस बार सासू माँ ने रिया को 50,000 की सोने की चेन खरीदवा दी। मम्मी जी, आप क्या इस बार मुझे कंगाल करने का प्रोग्राम बनाकर आई हैं? मैंने दोनों हाथों से सिर थामकर उनसे यह प्रश्न पूछा तो वे उदास सी हंसी हंस पड़ी। दामाद जी, आज सोने की चेन तो सचमुच मैंने जबरदस्ती रिया को खरीदवाई है। मन सुबह से बड़ा उचाट था, रात को नींद भी नहीं अच्छी आई थी। सच बात तो यह है कि मन की उदासी दूर करने के चक्कर में ही मैंने 50,000 खर्च किए हैं। मन लग ही नहीं रहा है इस बार तुम्हारे यहाँ। अगर खेलने के लिए कोई नाती नातिन होती। मम्मी, आप फालतू के खर्च को बंद कर मुझे कंगाल होने से बचाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपका कोई नातिन या नाती घर में नजर आएगा। मेरे मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि माँ बेटी दोनों ने पहले खुशी से उछलते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर सासू माँ ने उठकर मुझे गले से लगा लिया और रिया मेरा हाथ उठाकर उसे बार बार चूमे जा रही थी। थैंक यू दामाद जी। खुशी के मारे सासू माँ का गला भर आया। मुझे तुमने इतना खुश कर दिया है कि कल और आज का सारा खर्चा मेरे तरफ से। सच? मेरे मन की सारी चिंता पल भर में खत्म हो गई। तुमने जो मुझे नानी बनाने का वादा किया है वो सच है ना? हाँ, तो मैं भी सच बोल रही हूँ दामाद जी। अब लगे हाथ जल्दी पापा बनने की पेशगी मुबारकबाद भी कबूल कर लो। क्या मतलब? सासू माँ को रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते देख मैं चौंक पड़ा। जल्द ही इस घर में नन्हे मुन्ने किलकारियाँ जो गूंजने वाली है। क्या मम्मी जी सच कह रही हैं? मैंने रिया से पूछा। उसने गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर हाँ कहा और चिंता भरी नजरों से मेरे चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। रिया, तुम्हें यह गुड न्यूज़ सुनाने से डर रही थी दामाद जी। यह बेवकूफ़ सोचती थी कि तुम 3-4 साल बाद बच्चा पैदा करने वाली अपनी जिद पर अड़कर इसके ऊपर अबॉर्शन कराने के लिए दबाव बनाओगे। तब इसकी तसल्ली के लिए मुझे इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे मुंह से यह कहलवाना पड़ा कि तुम पापा बनने को तैयार हो। मेरे लिए तो यह बड़ा फ़ायदेमंद सौदा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ दामाद जी। सासू माँ ने हम दोनों को इस बार एक साथ गले से लगा लिया। मैंने रिया की आंखों में प्यार से झांकते हुए भावुक लहजे में कहा, रिया, मैं कंजूस हूँ। पैसे जोड़ने के लिए बहुत झिकझिक करता हूँ क्योंकि माँ पापा के न रहने से मेरा बचपन बहुत अभाव और दुखों से भरा हुआ था। असुरक्षा की भावना मेरे मन में बहुत गहरे बैठी हुई थी और उसी के चलते मैं पहले अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत कर लेना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुम्हारी कोख में पल रहे अपने बच्चे को मारने का फैसला। मैंने आपको समझने में भारी भूल कर दी है। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मेरी आंखों में भर आए आंसुओं को देख रिया फफक कर रो पड़ी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही सासू माँ शुरू हो गई। रिया, कल से घर की साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा और राघव, तुम पर्दे उतरवाने में मेरी हेल्प करना।
कल से ही पार्क घूमने भी चला करेंगे हम सब। सेहत को ठीक रखना अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए। रिया, सिर्फ हफ्ता भर ही है मेरे पास और कितने सारे काम पड़े हैं। सासू माँ अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई थी। ये देखकर रिया ने ऐसा मुंह बनाया कि मानो कि कोई बहुत कड़वी चीज़ मुंह में आ गई हो, और फिर हम तीनों एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।